Hello students, I am going to start the new topic AC through the combination of circuit components, and this is the first topic is LR series circuit. And before you start the next topic, that is like a combination of circuit component, you must watch the first video or second video, and at least the second video means AC through resistor, capacitor and inductor by the clicking I button on the top of your video, and you must watch first AC through the resistor, capacitor and inductor, then you go through this video. Okay, and the topic is LR series circuit, AC through LR series circuit. The first topic, AC through LR series circuit. Actually this is used in choke coil. As you know, choke coil is used in tube light. Okay, tube light. Tube light need to drop the voltage. Actually the supply of our AC is 220 volt, but tube light needs 40 volt. And for the dropping potential difference up to 40 volts, we use a choke coil. आप लोग देखे होंगे मरकरी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली ट्यूबलाइट है वो, उसके बीच में रेक्टेंगुलर शेप का कोई रहता था पहले, अब नहीं आता है, वो पहले आता था, उसमें चॉक कॉइल रहता था। उस चॉक कॉइल का काम क्या है कि हीट एनर्जी को ना क्रिएट किए हुए वो पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता था, है ना। तो उसके जगह पर चॉक कॉइल यूज होता था। चॉक कॉइल कुछ है नहीं, बस एक इंडक्टर और रेसिस्टर का सीरीज सर्किट है। मतलब एक ले लीजिए रेसिस्टर इस तरह का एल, तो पहले एल है तो पहले एल लगा दीजिए एल, ठीक, और उसके बाद एक आर लगा दीजिए, सिंपल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एसी पढ़ रहे हैं, तो एक इंस्टेंटेनियस एसी सप्लाई भी आप इसमें लगा सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको पता रहता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि आखिर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया। तो बता चुके हैं पहले भी हम कि जो सर्किट का जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इसको दो मेथड से पढ़ते हैं। एक तो पहले एनालिटिकल पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर मेथड। तो हम एक्चुअली यहाँ शुरू करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर मेथड से, एनालिटिकल को छोड़ रहे हैं, ठीक है। जो एनालिटिकल था हम तीन कंपोनेंट्स में समझा दिए हैं और एग्जाम में आता भी नहीं है एनालिटिकल मेथड, तो इसके लिए हम वेक्टर मेथड का इस्तेमाल है। कैसे करेंगे वेक्टर मेथड? आप जान रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर इज IR, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी आप जान रहे हैं कि EMF एंड I में रेसिस्टर के केस में फेज डिफरेंस नहीं होता है, 0 डिग्री होता है, मतलब दोनों साथ साथ चलता है। मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका वेक्टर बनाएं, तो जिधर आपका E होगा या VR बोल दीजिए इसको, उधर ही करंट होगा, सेम डायरेक्शन में। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया, तो आपका किसका डायरेक्शन हो गया, पोटेंशियल का और करंट का इन रेसिस्टर हो गया, ठीक। दूसरा केस में आप देखिएगा, जो आप पढ़े हैं इंडक्टर का केस में पढ़े हैं, इंडक्टर पढ़े हैं, इंडक्टर के केस में आप पढ़े होंगे कि रेसिस्टर जो होता है, अगर हम इसको एक्सिस में कन्वर्ट कर दे, ये x है, ये y है, ये माइनस y है और ये माइनस x है, इसका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, और ये आपका होगा माइनस y, ठीक। तो आप लोग पढ़े थे उसमें इंडक्टर के केस में कि जो करंट तो फ्लो करेगा इसी डायरेक्शन में, अगर रेसिस्टर में इधर करंट फ्लो कर रहा होगा, इंडक्टर का ही करंट मान लीजिए, दोनों का सेम ही होगा, इसलिए केवल पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। वो आप पढ़ चुके हैं, इंडक्टर में पढ़े हैं कि करंट क्या करता है, लैग्स करता है EMF से। मतलब इन इंडक्टर, ऐसे लिख लीजिए कि इन इंडक्टर करंट लैग्स बाई पाई बाई 2, है ना, फ्रॉम EMF। ये तो कहानी था, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दिए इसको। तो करंट इसको भी बनाने की आवश्यकता नहीं, बस दो एक्सिस ले रहे हैं, x और y। तो अगर हम इसको VL लिख दे, ठीक है, VL क्यों कर रहे हैं, देखिए करंट ये है, तो
तो करंट क्या कर रहा है, लैग्स कर रहा है, कितना से, तो π/2 से। तो करंट π/2 से, ईएमएफ ये है इंडक्टर में, इन इंडक्टर का बात हम कर रहे हैं, तो ईएमएफ ये है, करंट ये है, इसका मतलब है कि ये π/2 क्या होगा, पीछे होगा। और ये जो रिजल्टेंट आप बनाइएगा, वेक्टर मेथड है, तो वो आप पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, और ये जो वैल्यू होगा, दिस इज द ईएमएफ, ये करंट हुआ और ये जो फेज डिफरेंस हुआ, दिस इज द फेज डिफरेंस, इसी को वेक्टर मेथड कहते हैं। फिर समझा दे रहे हैं एक बार कि अगर I और VR सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि रेसिस्टर में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा हम बताए थे कि इंडक्टर के केस में करंट जो है लैग्स करता है ईएमएफ से, कितना से करता है लैग्स, करंट लैग्स करता है, माने करंट पीछे, किससे, ईएमएफ से। तो ईएमएफ से करंट पीछे है, तो कितना हो गया, करंट पीछे हो गया, तो π/2 पीछे। आप देख भी रहे हैं कि ये जो एंगल बनाए हैं रेड कलर से बना दे रहे हैं, ये जो है π/2, करंट पीछे, किससे, ईएमएफ से, π/2, तो π/2 बना दिए। VL ऊपर है, करंट क्या है, नीचे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग को ईएमएफ निकालना होगा कि आखिर में ईएमएफ होगा कितना। तो ईएमएफ जो आपका है वो आपका हो गया VR का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, VL का स्क्वायर, ठीक। इनकी VR का स्क्वायर जो लेंगे वो आप तो जानते ही हैं कि IR का स्क्वायर होता है, लेकिन VL में वो चीज नहीं होता है। VL में क्या होता है, VL में क्या होता है, तो हम लोग उसको लिखेंगे, वो जो इंडक्टिव का केस आता है I इंटू XL का स्क्वायर। इसको XL को आप लोग को बता चुके हैं कि XL क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, या क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इसलिए जो R का बिहेवियर है रेसिस्टिव बिहेवियर, वही बिहेवियर XL का होगा, रेसिस्टिव बिहेवियर होगा। तो I को बाहर निकाल लीजिएगा, ऐसे I बाहर निकाले तो स्क्वायर है, तो बचा क्या, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और ये जो बना इसी को कहते हैं इम्पीडेंस, इसका Z को हम टोटली कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस और इम्पीडेंस भी जो होता है इसका भी यूनिट वही होता है जो रेसिस्टेंस का होता है। क्योंकि देखिए ये तो डायमेंशन में आप लोग पढ़े होंगे कि, या हम पढ़ाए भी हैं कि R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर जो होता है, R भी रेसिस्टेंस है, XL भी एक तरह का रेसिस्टिविटी है, उसका भी ओम, इसका भी ओम, तो इम्पीडेंस का यूनिट कितना होगा, तो ओम होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा, इम्पीडेंस का। ऐसा उसको देख लेते हैं, यूनिट SI यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम, SI यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज ओम, ठीक है, ओम ही होता है, क्योंकि ये प्लस साइन लगाओ इसीलिए, ठीक है। अब आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं, दोनों सेम आएगा। तो ये I का वैल्यू हो गया, इसी को Z कहते हैं, Z मतलब अब आप लिख सकते हो कि I इक्वल टू E/Z, सिंपल ऐसे। यानी कि Z का वैल्यू जो आप लिखते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का होल रूट, आप ऐसे भी लिख सकते। फेज एंगल कितना होगा, फेज एंगल क्या होता है, तो I और EMF जो बना वो दोनों के बीच का फेज एंगल क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि फेज एंगल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि tan फाई निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, VL, परपेंडिकुलर VL, और बेस क्या ले रहे हैं, VR, तो VR लिख दीजिए, VR। ये आप जानते हैं कि I इंटू XL होगा और ये I इंटू R होगा, तो फाई इक्वल टू जो निकलेगा वह tan इनवर्स XL बाई R हो जाएगा। और थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा तो tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा, ये हो। मतलब इस केस में भी, LR केस में भी करंट लैग्स करेगा कितना से, फाई से, करंट लैग्स बाई एन एंगल फाई, बाई एन एंगल फाई फ्रॉम किससे, तो EMF से, EMF, ये कहानी है। इसको एक सेंस में और लिख सकते हैं कि EMF लीड्स, ये भी कभी उल्टा भी सेंटेंस दे सकता है, तो EMF लीड्स, EMF कितना से लीड कर रहा है, EMF लीड्स बाई एन एंगल फाई फ्रॉम किससे, करंट से,
दोनों सेंटेंस सही है कि ईएमएफ लीड कर रहा है, ईएमएफ आगे है, ईएमएफ आगे है किससे, करंट से, कितना एंगल से आई, हाई से आगे है। इसको भी बोल सकते थे कि VL जो है, VL π/2 से लीड्स कर रहा है ना, तो ये भी सेंटेंस हो सकता था, इन इंडक्टर करंट लैग्स बाय π/2 फ्रॉम ईएमएफ, या लिख सकते थे कि इन इंडक्टर, ठीक है, ईएमएफ लीड्स बाय कितना से, π/2 फ्रॉम किससे, तो ईएमएफ से, बस ईएमएफ इन इंडक्टर, इतना सारा बात है। तो अभी क्या क्या चीज सीखे हम लोग सीखे क्या कि अगर कोई एल सर्किट हो, एल हो और आर हो, दोनों अगर सर्किट हो तो इसको LR सीरीज सर्किट कहते हैं, LR सीरीज सर्किट कहते हैं। तो LR सीरीज सर्किट में हम लोग देखे कि R का तो करंट और पोटेंशियल दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन इंडक्टर में पोटेंशियल π/2 से लीड करता है करंट से, है ना, या करंट लैग्स करता है π/2 से, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो हम नेट ईएमएफ निकाले, तो नेट ईएमएफ के लिए आपको पता है वेक्टर मेथड में ये कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और रूट निकालते हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमको निकल जाता है। तो ये वेक्टर मेथड है, एक्चुअली वेक्टर है नहीं, पोटेंशियल कहाँ से वेक्टर होगा, कभी नहीं संभव है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट आंसर आता है तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका स्क्वायरिंग किए, ये वैल्यू आया E/Z लेके, इस Z को इम्पीडेंस कहते हैं, Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि E=E/Z है, तो आप इसको E0/Z और sin ωt, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए, जब ωt लिख रहे हैं, करंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए करंट क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, कितना एंगल से, फाई एंगल से, तो आप फाई लिख सकते हो ऐसे, sin ωt माइनस फाई, मतलब I=I0 sin ωt माइनस फाई। आप इस तरह से भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम लोग ईएमएफ को लिए थे ये, और करंट को आप निकाल रहे हैं I0 sin ωt माइनस फाई। तो इसका मतलब आप श्योर देख रहे होंगे कि करंट क्या कर रहा है, फाई एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहाँ लिखे भी है, करंट लैग्स बाय एन एंगल फाई फ्रॉम ईएमएफ, या ईएमएफ लीड्स बाय एन एंगल फाई फ्रॉम करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू सीआर सर्किट, एसी थ्रू सीआर सीरीज सर्किट, एसी थ्रू सीआर सीरीज सर्किट। तो अब हम सी क्या होता है, कैपेसिटर होता है, और आर रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं, ठीक, और एक सोर्स ईएमएफ वही E0 sin ωt। आप इसको ले भी सकते, नहीं ले सकते, कोई ऐसा कॉल नहीं है। ये सी हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो अगेन आप वेक्टर मेथड का इस्तेमाल कीजिए, है ना। वेक्टर मेथड थोड़ा आसान मेथड होता है, समझना भी और काम करना भी। तो आप तो पहले बना लीजिए, आई वही, VR वही, क्योंकि दोनों का फेज एंगल क्या, अभी बोले थे कि फेज एंगल 0 किसमें, रेसिस्टेंस में या रेसिस्टर में, जो आप मान लीजिए फेज एंगल 0 होता है। लेकिन इसमें जो कैपेसिटर जो लेते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग π/2 से कहते थे कि, या कह सकते हो कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ, और ये हम इसको VC कह रहे हैं, और करंट ये है, और VC ये है। तो VC जो है पीछे था और करंट लीड्स कर रहा था, करंट निकाल रहे थे, तो करंट लीड्स कर रहा था, तो करंट लीड्स कितना से, तो π/2 से। तो यहाँ कह सकते हो कि VC पीछे है किससे, करंट से, तो ये π/2 से पीछे। तो फिर वही आप यूज कीजिएगा, कौन सा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो ईएमएफ होता है रिजल्टेंट ये, और ये आपका कहलाएगा फाई, ठीक है। तो आप इस पोजीशन में E का वैल्यू लिखिएगा कि VC का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे, तो इसको R कर दीजिए, अगर पहले R लेना है तो, तब यहाँ C कर दीजिए। तो I का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, XL का स्क्वायर का होल, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL का स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, होल रूट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या कीजिएगा, I बाहर हो जाएगा और यहाँ XC होगा, हाँ ठीक, XC,
तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्सी का स्क्वायर, और ये तो आई बाहर हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसमें भी, इसको भी हम इम्पीडेंस भी कहेंगे इस चीज को। तो इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू जेड, तो आई का वैल्यू कितना निकल जाएगा ए ई इंटू जेड, और ई को तो आप अभी निकाले नहीं है लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। जेड को हम लोग क्या नाम दिए इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का होल। तो अगर इम्पीडेंस निकालने कहेगा तो आप इसका निकाल लीजिएगा, सीरीज सर्किट का आर का वैल्यू दिया रहेगा, ओमेगा का वैल्यू दिया रहेगा, यानी ओमेगा ना भी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो जेड का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे इम्पीडेंस का, और इसका भी यूनिट क्या होगा ओम होगा, क्योंकि रेसिस्टिव प्रॉपर्टी जो है जेड है इसलिए ओम ही होगा इसका भी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन सी, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ऐसे भी नहीं दिया हुआ है तो एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 50 हर्ट्ज तो हम लोग के यहाँ आता है, इसलिए 50 हर्ट्ज आप ले सकते हैं। तो ये इम्पीडेंस हुआ। तो फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फाई जो एंगल बना वो होता है tan फाई एक्चुअल में, तो हम tan फाई लिखेंगे, कितना लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर VC बाई VR, यहाँ लिख दीजिए VC बाई VR। तो VC कितना, तो VC आपका होता है I इंटू XC बाई I इंटू R, I से I कैंसिल, तो 1/ओमेगा C बाई कितना हो जाएगा R। तो इससे आप निकाल लीजिएगा फाई। ठीक है, फाई कैसे निकल जाएगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, और क्या लिख रहे हैं इसको 1/ओमेगा C बाई R ऐसे। ठीक है, तो इस केस में आप लिखिएगा E नॉट, ठीक है, बाई जेड साइन। अब देखिए करंट लिख रहे हैं, तो करंट क्या है ईएमएफ से आगे है, तो आगे है तो हम प्लस लगा देंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं करंट का हम, तो करंट हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस क्या हो जाएगा फाई। दिस वन इज द मतलब करंट लीड्स बाय एंगल फाई, करंट लीड्स बाय एन एंगल इससे, तो फ्रॉम ईएमएफ ऑफ सर्किट, जो ईएमएफ है उससे जो है करंट लीड्स कर रहा है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज LCR series circuit, and this is very important for long question, 5 marks question, and every time it is asked LCR series circuit, and you can see here there are 3 components L, C and R, means first of all L, then this is the L, this is the C and this is the R, and this is called LCR series circuit, and this is the source EMF AC, and you can write it equal to E naught sin omega t. You can write this is the L, this is the C and this is the R, this is the R, this is the R, means LCR series circuit. You can just x axis, draw x axis and y axis. On x axis you can put the value of VR, and this is the value of I, okay, and VL is on the y axis and VC on the x axis, okay, VC, because in VL current lags and in VC current leads by pi value, that's why, and the resultant is, suppose here is the VL is means VL is greater than C, I consider here if VL, let VL is greater than VC. If you want, then you can suppose VC greater than VL, then the direction is different but magnitude is same, and that's why we are using here VL minus VC. This one is the VL minus VC, and this is the VR, and I consider VL greater than VC. That's why this is the resultant E, and the value of E is, as you can see, E is equal to VR square plus VL minus VC whole square whole root. This one clear? VR square plus VL minus VC whole square,
and this becomes I square R square plus VL means I XL minus I XC whole square whole root, and this becomes I square R square plus I square, and this is XL minus XC whole square. Okay, and this value becomes I, and this becomes R square plus XL means omega L minus 1 by omega C whole square, and equal to, and this is the Z, then equal to, sorry, I equal to E by Z, I equal to E upon Z. This is I equal to E upon Z, and Z is impedance of LCR circuit. You can write impedance of LCR series circuit, LCR series circuit. Okay, you can write impedance of LR circuit, impedance of CR circuit. You can write here Z is just like R square plus XL minus XC to the power whole square under root. This is the J, and this is value R square plus omega L minus 1 by omega C to the power whole square whole root. And the angle, phase angle means tan phi is equal to, similarly, the VL minus VC by VR means I into XL minus XC by I into R cancel out, omega L minus 1 by omega C equal to R, then phi equal to tan inverse omega L minus omega C by R. This is the phase angle, and you can see here this is the value phi, and EMF leads current by kitna phi angle, means this is current lags actually, then I naught sin omega t minus phi. EMF leads current by phi, EMF leads, current lags means current lags EMF by phi. phi से करंट क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है, करंट लैग्स EMF by phi आएगा, ठीक है, and that's why here is the minus sign, and this is the LCR circuit. Now I am going to explain the LCR series by the analytical method, and this is not the syllabus of class 12, but I want to explain these topics by the analytical method, and this is the analytical method. Then analytical method is, first of all you learn the result. The result was R square equal to omega L minus 1 by omega C whole square whole root. This is the first, and I is equal to I naught sin omega t minus phi. Okay, minus phi. This one is I equal to I naught, and tan alpha is equal to J. Tan alpha equal to V means VL minus VC by VR means I omega L minus 1 upon omega C by what, R. This is the tan phi. Okay, these three results, and here I consider I equal to I naught sin omega t. The first consider I equal to I naught sin omega t. Just for the simplicity, it is nothing, but I consider I equal to I naught sin omega t, and these all are not needed. There are two results I have used there, and that's why. And this is I equal to I naught sin omega t means that one sentence I have discussed in the second video, or the pure resistive circuit or pure inductive circuit or pure capacitive circuit. The instantaneous EMF of circuit is equal to potential difference across capacitor and capacitor plus
plus potential difference across resistor. Okay, then EMF is E plus minus d phi upon dt and is equal to potential difference across capacitor. So Q equal to CV, Q equal to CV. This is the Q equal to CV. Then V equal to Q by C. Then here you used Q by C plus I into R. This is equation number. So 1 minute. You can write here is this as like this: Q by C plus I R plus d phi by dt. Or you can write Q by C plus IR plus L into di by dt. Equation number 1. And this equation, in this equation, we have no value of charge. We have no value of charge and di by dt. Means, first of all, we find the value of I and what? Di by dt. After that, we put the value of in this equation and find the value of E and then compare this result and this result. And for finding the value of E, you consider, you used I equal to I naught sine omega t and you differentiate this. That means I equal to dq by dt is equal to I naught sine omega t and dq is equal to I naught sine omega t and dt. And this is now taking integration on both sides. Taking integration on both sides. Okay. Then this becomes q and this becomes I naught by omega. Okay. And one step also you used here, dq integration of I naught sine omega t and dt. And sine omega t means q equal to I naught by, this is the cos omega t and by what? Omega. This is with the minus and it is equal to minus I naught by omega and cos omega t. And here you see that the value of q and the value of di by dt is not known and remaining are known, and that's why you again using I equal to I naught sine omega t and differentiate it with respect to time. Di by dt is equal to just like a I naught and d sine omega t by dt, and this is the positive value dy by dt is equal to I naught and this one is the omega and cos omega t. And the value of q from this equation, from equation A, and value of di by dt from this equation. Putting the value of di by dt and the value of q in equation 1. Then putting the value of q and di by dt in equation 1. We get in equation 1 we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा ये कि E इक्वल टू जो हो जाएगा वो आप लिखिएगा माइनस I नॉट बाई ओमेगा सी. ठीक है, नहीं हाँ ये सी है, ये ओमेगा सी हो गया. ठीक है, और एक बचा क्या, कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी लिख दिए. आई को तो आप लिखेंगे ही आई नॉट आर साइन ओमेगा टी जो है उसका वैल्यू, और एल तो एल ही है, और इसके जगह पर आप लिखिएगा आई नॉट ओमेगा एंड कॉस ओमेगा. कहानी इतना ही. जो हम लोग वैल्यू निकाले उस वैल्यू को हम पुट कर दिए. आई नॉट बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, आई नॉट आर जस्ट आई का वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, और एल तो एल है ही, और डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना निकाले, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. हाँ, तो यहाँ पे काम कीजिए कि ये टर्म सी है ये टर्म एल है, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए. ठीक है, तो ये तो बाहर इधर आ जाएगा, तो आई नॉट लिख दीजिए. एक्चुअल में ये आई नॉट है और
एक आई नॉट, ठीक है, आई नॉट है, और इसको आर साइन ओमेगा टी आप लिख रहे हैं, ठीक। इसके बाद ये जो हो जाएगा ओमेगा एल लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओमेगा एल आई नॉट लिखेंगे इसको, और कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, माइनस आई नॉट लिख दीजिए पहले, 1/ओमेगा सी लिखिए, और इसे भी कॉस ओमेगा टी कर दीजिए। अच्छा एक और, आई नॉट तो सब में है तो ये बाहर हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा आई आर साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा एल, या ओमेगा एल, हाँ ठीक है वो भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी को ब्रैकेट में कर दीजिए और कॉस ओमेगा टी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए, ये समझने में थोड़ा सा, ये आई नॉट आई नॉट आई नॉट, ये तीनों में 3 टर्म है, और तीनों टर्म में आई नॉट है, तो इसको बाहर कर लिए, बचा क्या आर साइन ओमेगा टी, इसमें क्या बचा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी कर लिए, और कॉस ओमेगा टी को बाहर कर लिए, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा एक चालाकी करना होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू है ई और यहाँ वैल्यू है आई नॉट, तो हम लोग को ई से ई नॉट लाना होता है ना, आई नॉट तो नहीं लाना होता है। तो ई से ई नॉट लाने के लिए अपने मन से अगर हम इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर दे, जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्ज है मैथमेटिकल कि आप जब जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टर्म से डिवाइड भी करते हैं, और चूंकि 2 टर्म है तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते इसको, कि आपको दोनों टर्म में इसको आपको डिवाइड करना होगा इस तरह से जेड, ठीक है, और तब आप लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, ये सावधानी बरतना होगा। थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन या इन आरएचएस, ठीक है, राइट हैंड साइड में हम जेड से मल्टीप्लाई किए हैं और जेड से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, है ना। देखिए जो हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत, ये जो एलसीआर सर्किट में पढ़े थे, ये आई है, ये आपका वी आर है, और इधर जो है VL माइनस VC है, तो VL माइनस VC है, तो इसका जो रिजल्टेंट हम लोग अभी बनाए थे, ये बनाए थे E, और ये हम लोग फाई निकाले थे, ठीक। अब समझिए कुछ बात को, जैसे ये टर्म आपका ले रहे हैं E इक्वल टू कितना ले रहे हैं, आई नॉट इंटू जेड। अच्छा जेड क्या है, जेड का जो वैल्यू अभी बताए थे वो था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का होल रूट था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब जो है आर बाई जेड लिखिएगा, तो जेड के जगह पर भी यही लिखिएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का होल रूट, और इसके साथ क्या लिखिएगा, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी लगा दिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का होल रूट, ये भी लिखेंगे, और इसके साथ क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। चलिए अब थोड़ा डायग्राम पे आइए, ठीक है, डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम पे आइएगा तो देखिएगा क्या कि आर अपॉन, आर कौन है, आर तो इसी में होगा, या हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आर बाई कॉस फाई का वैल्यू निकालिए, कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है, बेस, तो बेस को हम वी आर कह रहे हैं, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ई, या अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये आर है, अगर इसको हम रेसिस्टेंस लेते हैं तो ये हो जाएगा जेड, रेशियो सेम है, यानी कि चलो उसके भी समझ सकते थे आप लोग कि वी आर बाई ई कहते हैं, और ई को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू जेड लिखते हैं, और ये जो है वी आर को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू आर लिखते हैं, तो बात तो वही होगी ना, आर बाई जेड। तो आर बाई जेड के मतलब क्या, आर बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप जेड भी लिख करके काम चला सकते। कॉस फाई का वैल्यू क्या है, आर बाई जेड, तो हमको इतना ही का काम है ना, तो इतना लंबा ना लिख करके इसको और करके लिख सकते थे कि आई नॉट इंटू जेड रहने दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं है। तो आर बाई जेड को जेड ही रहने दीजिए और इसको आप लिख दीजिए साइन ओमेगा टी, ठीक है, बड़ा स्पेस बचेगा। और ये तो था ही ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, और इसको जेड रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा, जो आएगा सो देखा जाएगा, बस इतना चीज रहने दीजिए, ठीक है। तो आर बाई जेड को हम लोग क्या लिखे, आई नॉट जेड तो जेड है ही, आर बाई जेड जो था वो कॉस फाई हो गया था, तो कॉस फाई लिख दीजिए यहाँ, और साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। और प्लस अब हम देखते हैं कि ये किसका वैल्यू है, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी कौन है, तो ये है, और जेड कौन है, ये, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आई थिंक साइन फाई होता है, साइन फाई का वैल्यू जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी एल माइनस बी सी, अब बाई क्या लिखेंगे आप, ये ई लिखेंगे, तो बी एल माइनस बी सी को आप आई तो लिखेंगे ही, और एक्स एल माइनस क्या लिखेंगे, एक्स सी, ठीक है, और बाई आई इंटू क्या लेंगे, जेड, ये कैंसिल हो गया। तो एक्सएल के मतलब क्या हो गया, एक्सएल के मतलब ओमेगा एल, अच्छा चलो उससे क्या करना है, अच्छा हाँ ठीक है कर देते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी अब बाई जेड, ये तो है बाई जेड, ये जेड, तो ये किसको लिखेंगे, साइन अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन फाई को, तो साइन फाई हो गया और ये कॉस ओमेगा टी हो गया, बस कहानी खत्म। अब समझिए बात को, ये तो ई लिख दिए, इसको ई नॉट लिख दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, थोड़ा सा रीअरेंज करने का मन करे तो कर लीजिए, साइन ओमेगा टी कॉस फाई और प्लस कॉस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए तो कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, देखिए आपका फॉर्मूला बन गया, मतलब इक्वल टू आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया आपका एनालिटिकल रिजल्ट। गौर से समझिए इस बात को, हम लोग लिए थे आई, हम लोग लिए थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोग ये इक्वेशन लिए थे फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर ये हुआ, डिराइव करके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लाए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो लाए हैं हम, वो जस्ट ओमेगा टी प्लस फाई है, वहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले लिए थे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्रूफ कर दिए थे कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्रूफ किए थे, लेकिन इस बार क्या किए हैं कि आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी लिए हैं और प्रूफ किए हैं कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्रूफ किए। तो ये तो था आपका डेरिवेशन, दोनों मेथड से, एक वेक्टर मेथड से भी इसका कर दिए हम, और एक आपका एनालिटिकल मेथड से भी किए। अब इसमें पढ़ना है एक रिजोनेंस टर्म है, रिजोनेंस, रिजोनेंस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे कि आई का वैल्यू आई मैक्सिमम हो जाए, एक ऐसा सिचुएशन दिया जाए, एक ऐसा कंडीशन अप्लाई किया जाए, एट ए पार्टिकुलर कंडीशन करंट बिकम्स मैक्सिमम, ये तो याद रखना होगा, एट ए पार्टिकुलर कंडीशन करंट बिकम्स मैक्सिमम, एट पार्टिकुलर condition where current becomes maximum in series circuit, maximum in series circuit, कोई भी सीरीज सर्किट रहेगा, चाहे वो एलसीआर हो, चाहे एलआर हो, चाहे सीआर हो, चाहे कोई भी सर्किट हो, उसमें करंट मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो करंट बिकम्स मिनिमम, एंड करंट बिकम्स मिनिमम इन पैरेलल सर्किट, करंट बिकम्स मिनिमम इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट होगा तो उसमें करंट मिनिमम होना चाहिए, और अगर करंट मैक्सिमम निकालना हो तो सीरीज सर्किट में होना चाहिए, करंट मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट, करंट मिनिमम इन पैरेलल सर्किट। तो उसमें खास आप लोग को कंडीशन सोचना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम लोग क्या लिखे थे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी,
आई नॉट का वैल्यू हम लोग लिखे थे, आई नॉट इक्वल टू होगा क्या, ई नॉट बाई जेड, ये ना होगा, ई नॉट बाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ई नॉट तो जो होगा सो होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, ई नॉट तो होगा, लेकिन जेड का वैल्यू जो होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए, या इसको ई नॉट आई नॉट नहीं लगाइएगा तो ई पर ही चलते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं आई नॉट, ठीक है, इतना चलते हैं। अब आई क्योंकि आई नॉट मान लेते तो मैक्सिमम वैल्यू तो खुद है वो, तो उससे मैक्सिमम क्या होगा, लेकिन आई मैक्सिमम जब हम लेंगे, आई मैक्सिमम कब लेंगे, अब सोचिए कि आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम तब होगा इफ जेड इज मिनिमम, जेड इज क्या, मिनिमम। ये चीज ध्यान देना होगा कि जेड जब तक मिनिमम नहीं होगा तब तक आई मैक्सिमम नहीं होगा, और जेड मिनिमम कब होगा, जब आपका ये वैल्यू ओमेगा एल माइनस ये वैल्यू जब तक मिनिमम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जेड इज मिनिमम इफ जेड इज मिनिमम इफ क्या, ओमेगा एल माइनस जेड मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम कब होगा, जब ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी भी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। जेड इज मिनिमम इफ ओमेगा एल बाई 1 बाई ओमेगा सी मिनिमम हो जाए। ये तो कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी को मिनिमम होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम तभी होगा जब ये जीरो हो जाए, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये जीरो हो जाए। और जीरो कब होगा, जब ये ओमेगा एल माइनस 1 बाई इक्वल टू ओमेगा सी हो जाए। और ओमेगा तो किसी का कांस्टेंट होता है, ओमेगा किसी का कांस्टेंट, मतलब एल एंड सी वैरी करेगा, एल एंड सी ऐसा एडजस्ट करेगा, एल का वैल्यू और सी का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू लीजिए उस कंडीशन में कि ओमेगा एल, देखिए एल का वैल्यू बढ़ाइएगा ये पूरा बढ़ेगा, सी का वैल्यू बढ़ाइएगा ये घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वल होगा तो इस कंडीशन में, इसी कंडीशन को रिजोनेंस करते हैं दिस सिचुएशन पे। मतलब इस कंडीशन में अगर आई मैक्सिमम लिखना हो तो आई मैक्सिमम तभी होगा जब ई बाई आर केवल लिखे, ये वैल्यू देखिए, ई केवल ये वैल्यू होगा, ई बाई आर जो लिखेंगे ये ई बाई आर ही मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब रिजोनेंस कंडीशन को पूछेगा, रिजोनेंस कंडीशन क्या है, तो रिजोनेंस कंडीशन में बस इतना ही बोलिएगा कि रिजोनेंस कंडीशन का कोई बात कर दे तो बोलिएगा कि ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और इस जगह पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा उसको रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब ओमेगा नॉट को रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट भी कहते हैं कोई लोग, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिएगा। यानी कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, जैसे ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी लिखिएगा तो ओमेगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, जैसे ये हो जाएगा 1 बाई एल सी, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो ये जो वैल्यू निकला एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकला। और आप जानते हैं कि 2 पाई न्यू नॉट होता है, तो 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो न्यू नॉट जो हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये जो निकलेगा इसको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि डिपेंड करता है एल और सी पे, केवल एल का वैल्यू और सी का वैल्यू इस तरह से एडजस्ट कीजिए ताकि ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी हो जाए, और उस केस में करंट मैक्सिमम हो जाए गिवन ईएमएफ पे। तो उस सिचुएशन में जब ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस। और अगर इसी को आप ग्राफ से समझना चाहते हैं तो ग्राफ से कैसे समझिएगा, अगर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मान ले और उसको करंट का ग्राफ मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है और इधर करंट का ग्राफ मान ले, तो जब ग्राफ आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब ये जो
हाइट जो है मैक्सिमम करंट है, यही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा करंट नहीं होगा, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। और ये जो होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसको न्यू नॉट, कोई लोग एफ नॉट लिखता है, हम लोग यहाँ न्यू नॉट लिखेंगे, और इसी न्यू नॉट को बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही तो कहानी। एक टर्म है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ओके, अभी आप लोग देखे थे कि आई का जो वैल्यू लिखे थे हम लोग E/Z लिखे थे, ठीक। E/Z का मतलब आप E=R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर का होल रूट लिखे थे। और एट रिजोनेंस आप अभी पढ़ चुके कि एट रिजोनेंस ओमेगा L इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा C। मतलब आई जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह सिर्फ डिपेंड करेगा R पे, मतलब आई मैक्सिमम जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि अगर हम 2-3 रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दिया हो ऐसा, ठीक, और ये जो है रिजोनेंस, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर लीजिएगा, थोड़ा ये वेरी किया है तो इसको थोड़ा मिला लीजिए, ठीक है, ये पिक होना चाहिए, हमेशा पिक पे रहेगा ये। तो ये जो एक्सिस आप ले रहे हैं, जिसको बाई एक्सिस आप लोग सपोर्ट कहते हैं, ये बाई एक्सिस में आप आई को रखिएगा, इस कंडीशन में यहाँ आई मैक्सिमम है, इस कंडीशन में यहाँ आई मैक्सिमम। तो पूछता है जनरली कि आर का वैल्यू क्या होगा। अगर इसको कहते हैं कि यहाँ R1 हो, यहाँ आर, ये ग्राफ R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस के लिए हो, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा। अगर हम उसको ओमेगा मान ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान ले, और ये जो होगा वो आई ओमेगा नॉट होगा, ठीक। तो R1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, R1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, I1 मैक्स कहिएगा, यहाँ हो जाएगा I2 मैक्स हो जाएगा, यहाँ I3 मैक्स हो जाएगा, सब मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I मैक्सिमम है, मतलब R का वैल्यू छोटा होगा तो I मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब R3 सबसे छोटा होगा, R2 उससे बड़ा होगा, R1 सबसे बड़ा होगा। जितना बड़ा रेसिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू उतना ही कम। देखिए R1 का वैल्यू कितना, ये कम, मतलब जो ग्राफ शो कर रहा है सबसे जो I3 मैक्सिमम है वो सबसे कम है R3, R2 उससे बड़ा है, R1 उससे बड़ा। एक टर्म है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होता है हम समझाते हैं, बहुत यूज होता है ये बैंड विड्थ। कंसीडर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 is our angular frequency at which the value of current is 1/√2 times of maximum current। और ये आप ऐसे लिख सकते हो, या और 1/रूट इंटू आई मैक्सिमम, या ऐसे लिख सकते हो कि करेंट एट रिजोनेंस कंडीशन। आपको समझने के लिए 2-3 टर्म भी देते हैं। रिजोनेंस कंडीशन पे जो करंट होगा उसी का वैल्यू 1/√2। इस हमें हर किसी में 2 वैल्यू होगा। ये देखिए हम 2 वैल्यू ले रहे हैं, ये ओमेगा 1 है और ये भी ओमेगा 2 है, ठीक। और ये दोनों पर जो करंट का वैल्यू होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ये तो ये जो करंट का वैल्यू होना चाहिए सब में होगा। ये एक ग्राफ को हम ले रहे हैं, सारे ग्राफ में वही चीज होगा। हम 3 ग्राफ बनाए हैं तो उसमें सब में होगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू लिख रहे हैं I0 to I1 मैक्स, ये हमें कंसीडर कर रहे हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो इस तरह का। तो ओमेगा 1 थोड़ा पहले दीजिए, ओमेगा 2 बाद में लिखिए, सीरियल नंबर के कारण और कुछ नहीं है। तो ओमेगा 1 जो लिखिएगा, अगर मान लेते हैं कि ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं, और ओमेगा 2 का वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं, तो जो चेंज इन ओमेगा निकालेंगे, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालेंगे, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है।
माइनस साइन लगा दीजिए, तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा लिखिएगा। चेंज निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, ये और ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया 2 डेल्टा ओमेगा। अच्छा ओमेगा, हाँ ठीक है 2 डेल्टा ओमेगा, यही 2 डेल्टा ओमेगा को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो डिफरेंस निकलेगा उसको एक टर्म से बताया गया है बैंडविड्थ। तो एक रिजल्ट इससे निकल के आया कि डेल्टा ओमेगा इज स्मॉल, मींस बैंडविड्थ इज स्मॉल, bandwidth is small, then sharper is resonance, sharper is उतना ही शार्प होगा, sharper is resonance, शार्पर भी बोल सकते हैं या नैरोअर भी बोल। चलिए इसी टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल। कैसे मैथमेटिकल चलेंगे थोड़ा समझिए इस बात को। अब इसको मैथमेटिकल लेके चल रहे हैं, मैथमेटिकल अप्रोच। चलिए इसको लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक, तो ओमेगा 2 तो ये है, आपको पता होगा कि ओमेगा 2 जो होता है ओमेगा नॉट प्लस क्या लिखते हैं डेल्टा ओमेगा। तो मान लेते हैं कि लेट एट ओमेगा 2 मीन्स ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड करेंट जो होता है ये रेजोनेंस I1 जो मैक्स लिखेंगे, मतलब करेंट एट रेजोनेंस, करेंट एट रेजोनेंस, और करेंट एट रेजोनेंस जब लिखेंगे तो आपको पता है कि E बाई क्या लिखेंगे R1, क्योंकि R1 लिए इसलिए R1 लिख रहे हैं, और इसको R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो अब ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं कि E बाई क्या ले रहे हैं R1, ठीक। और एक बोले हैं भी कि ओमेगा 2 पर जो करंट होगा, करंट एट ओमेगा 2, करंट एट ओमेगा 2 जो बताए थे, कितना बताए थे 1/√2, ठीक है, इनटू I1 मैक्स, तो 1/√2 इनटू E बाई R भी लिख सकते। करंट एट ओमेगा 2 अगर हम कहें कि करंट एट ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये ओमेगा 2 है तो उस समय करंट कितना है, ये कितने के बराबर हो सकता है, तो वो जो जनरल वैल्यू हम ले लेते हैं वही वैल्यू है, तो 1/√2 इनटू क्या लिखेंगे E बाई R, तो E से तो कैंसिल हो गया, मतलब Z इक्वल टू आप लिख सकते हो √2R, और Z कितना है R1 कर देते हैं, तो R1 लिए हैं यहाँ, ये R1 लिए हैं तो R1 लिख दीजिए, R1 उसको R भी लिख सकते थे, R1 का स्क्वायर अब लिखेंगे प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसका होल रूट लिखेंगे, इक्वल टू √2 इंटू R1 लिखेंगे, ठीक है। अब जो वैल्यू होगा इसका, वो इधर रूट हटेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 का जो स्क्वायर लिखिएगा प्लस R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R1 का होल स्क्वायर, और ये जब वैल्यू उधर जाएगा तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर 2L माइनस 1/ओमेगा2C, ठीक है, और इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। और ओमेगा 2 का जो वैल्यू है ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा इंटू L माइनस 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा और इंटू C हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, ठीक है। अब जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ये तो वैल्यू है ही ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। अब इसका जो होगा ओमेगा नॉट को हम बाहर ले लेते हैं, ओमेगा नॉट इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ओमेगा नॉट 1/ओमेगा नॉट बाहर इज इक्वल टू, अच्छा C भी है तो C भी लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ये आपका हो जाएगा, ये I इक्वल टू लिखेंगे R, ठीक है। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे कि ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट इंटू एल को रहने देंगे और अब लिखेंगे 1/डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट सी, ठीक है, ओमेगा नॉट सी, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 1+डेल्टा ओमेगा, ठीक है, बाई ओमेगा नॉट इनवर्स -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू लिखेंगे R1। और एक टर्म और जो है यहाँ यूज करेंगे कि एट रिजोनेंस, क्योंकि सारे बात तो रिजोनेंस पे ही चल रहा है, तो एट रिजोनेंस देखिएगा तो ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट इंटू सी होगा, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, दोनों बराबर है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट एल 1+डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस, ये भी ओमेगा नॉट एल ही लिख सकते हैं इसको, और तब आप लिखिएगा 1+डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू R1। अब ओमेगा नॉट एल को कॉमन कर लीजिए, ये कॉमन हो गया तो बचा क्या, तो 1+ और ये पावर था माइनस में, जो बाइनोमियल यूज करके आप इसको माइनस कर सकते हैं, क्यों, यूजिंग बाइनोमियल लिख सकते हैं कि माइनस साइन जो है, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं सिंस डेल्टा ओमेगा जो है और ओमेगा नॉट लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल से आप पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। अब ये माइनस साइन को आप लिखिएगा तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1। तो ये टर्म 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा अब बाई ओमेगा नॉट, ये से ये कैंसिल हो गया, बचे कितना, R1। यानी कि हम लोग को निकला, क्या निकला कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R1 बाई 2R1 भी कह सकते हो बाई एल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ओमेगा नॉट एल इंटू 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू R1, यानी कि ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू R1 ओमेगा नॉट बाई R1 2 डेल्टा ओमेगा। एक और चीज इसमें कर सकते थे कि ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा मेजर ऑफ शार्पनेस एट रिजोनेंस, ये टर्म होता है ओमेगा नॉट बाई 2, यानी कि इस कंडीशन पे ओमेगा नॉट बाई 2 अगर हम इसमें से निकाल ले तो क्या बचेगा, ओमेगा नॉट बाई 2 डेल ओमेगा को हम हटा ले तो बच जाएगा ओमेगा नॉट एल बाई R1, यही तो है। इसको अगर याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, दोनों में से कोई फॉर्मूला याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या लिखे हैं कि मेजर ऑफ शार्पनेस एट रेजोनेंस, मतलब इसका वैल्यू जितना ज्यादा हो जाए, मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब R1 को क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो एक तरह का रिलेशंस है कि हम ओमेगा नॉट क्या ले, एल क्या ले, R1 क्या ले, मतलब इस कंडीशन जब ऐसा फुलफिल हो तो आपका शार्पनेस जो होगा वो ज्यादा होगा। शार्पनेस को ही एक और टर्म से डिफाइन करते हैं जिसका नाम है क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड क्यू फैक्टर, या इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक। ये होता क्या है, क्यू फैक्टर क्या होता है या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो पोटेंशियल, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, मीन्स दिस इज द I into XL or XC by R,
means omega L by R. This is the quality factor और Q factor. या ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो Q इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C बाई R, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे नॉट लगाइएगा। रिजोनेंस में सारा कंडीशन हम ले रहे हैं रिजोनेंस में, क्योंकि शार्पनेस का बात करेंगे तो रिजोनेंस पे ही बात करेंगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी जो होगा वो रिजोनेंस का ही। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, क्या लिखिएगा कि Q फैक्टर ऑफ LCR सीरीज सर्किट, Q फैक्टर ऑफ LCR सीरीज circuit is the ratio of potential difference across L मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर टू रेसिस्टर। बस इतना ही है ना। तो आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें। रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग डिराइव किए थे कि ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, है ना। तो इसी को जब हम लोग डिफाइन करेंगे कि फिर क्यू फैक्टर क्या हो, तो क्यू फैक्टर देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ओमेगा नॉट एल बाई क्या होता है आर, इतना ही ना पढ़ेगा, ओमेगा नॉट एल बाई आर। तो हम लोग ओमेगा नॉट एल हम अगर यहाँ लिख दें कि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हुआ, तो 1 बाई अंडर रूट एल सी, ठीक, इतना ही वैल्यू हुआ ओमेगा नॉट। तो ओमेगा का वैल्यू हम कुछ पुट कर दीजिए, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी और इनटू कितना हो जाएगा एल बाई आर, ठीक, इतना ही है। यानी कि अगर हम इसको 1 बाई आर लिख दें, ठीक है, तो अगर हम 1 बाई आर लिख देते हैं तो आप इसको लिखिएगा एल स्क्वायर बाई एल सी का होल रूट, एक एल से एक एल कैंसिल, मतलब क्यू का वैल्यू जो हो गया 1 बाई आर और 1 एल बाई सी अंडर रूट एल बाई सी। दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू। एक टर्म और है एनसीईआरटी में जिसको हम लोग टाइम लैग कहते हैं। तो टाइम लैग पूछेगा, जैसे लैग मैंने पीछे कितना टाइम से पीछे हो रहा है, तो उसको लिखिएगा 5 बाई ओमेगा निकाल दीजिएगा, बस इतना ही समझिए कि 5 बाई ओमेगा निकाल दीजिएगा तो टाइम लैग निकल जाएगा। कुछ है नहीं, जैसे अगर लॉजिकली समझिएगा तो ये भी एंगल है, तो 2 पाई बाई टी बचेगा, तो टाइम ही ना बचेगा। 5 और 2 पाई क्या हो गया, एंगल हो गया, तो 2 पाई बाई टी लिखते हैं, तो टी क्या हो गया, ये कैपिटल टी मान लीजिए। तो जितना एंगल का ये टर्म आएगा वो टाइम पीरियड के, चाहे हाफ हो जाए, चाहे डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, चाहे जो भी वैल्यू आएगा वो कहलाएगा टाइम लैग। तो इसको भी कहीं कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इसका देख लीजिएगा।